डाकुओं का नाम, ये शब्द सुनते ही जहन में क्या आता है? धूल उड़ाते घोड़े, कंधों पर बंदूकें और गोलियों की गूंज। फिल्मों ने हमें डाकुओं की एक तस्वीर दिखाई है, खासकर शोले के गब्बर सिंह की। कितने आदमी थे? ये सवाल आज भी हमारे कानों में गूंजता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल जिंदगी में चंबल की घाटियों में ऐसे डाकू हुए हैं जिनका खौफ गब्बर से कहीं ज्यादा था? ये सिर्फ फिल्मी किरदार नहीं थे, ये जीते जागते इंसान थे जिनकी अपनी कहानियां थीं, अपने उसूल थे और अपना एक अलग ही कानून था। चंबल सिर्फ एक नदी का नाम नहीं है, ये नाम है उन बीहड़ों का, उन गहरी खाइयों और ऊबड़ खाबड़ जमीन का जो सदियों तक कानून की पहुंच से बाहर रही। ये वो इलाका था जहां सरकार का नहीं, बागियों का हुक्म चलता था। इन डाकुओं का खौफ ऐसा था कि दिन में भी लोग इस इलाके से गुजरने से कांपते थे। पुलिस की वर्दियां इन बीहड़ों में घुसने से पहले 100 बार सोचती थी। ये डाकू सिर्फ लुटेरे नहीं थे, कुछ के लिए वे मसीहा थे तो कुछ के लिए साक्षात यमराज। तो सवाल उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? कैसे चंबल की शांत घाटी बागियों की पनाहगाह बन गई? कैसे आम इंसान बंदूक उठाने पर मजबूर हो गया और डाकू बन गया? इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे चंबल के उसी दौर में जब हवाओं में बारूद की गंध घुली रहती थी। हम जानेंगे उन डाकुओं की अनसुनी कहानियां, उनके खौफ की दास्तां और उस सिस्टम की सच्चाई जिसने उन्हें बागी बनने पर मजबूर किया। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम चंबल के इतिहास के वो पन्ने पलटेंगे जिन्हें पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चंबल के इतिहास में जब भी सबसे खूंखार और प्रभावशाली डाकुओं का जिक्र होता है तो एक नाम सबसे पहले आता है, मानसिंह। उसे डाकू मानसिंह नहीं, राजा मानसिंह कहा जाता था। उसका रुतबा, उसका खौफ और उसकी इज्जत तीनों ही बेमिसाल थे। 1930 के दशक के आखिर से लेकर 1950 के दशक के मध्य तक मानसिंह का नाम चंबल के बीहड़ों में कानून की तरह चलता था। सरकारें आती जाती रहीं, लेकिन मानसिंह का राज कायम रहा। उसका नाम सुनकर बड़े बड़े जमींदार और पुलिस वाले कांप उठते थे। कहते हैं कि मानसिंह ने करीब 20 साल तक चंबल पर एक छित्र राज किया। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान उसने 1112 से ज्यादा डकैतियां डाली और 182 हत्याओं को अंजाम दिया। इन हत्याओं में 32 तो पुलिस के जवान थे जो उसे पकड़ने की हिम्मत कर बैठे थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका आतंक किस कदर फैला हुआ था। वो सिर्फ एक लुटेरा नहीं था, वो एक पूरी व्यवस्था चला रहा था। बीहड़ों में उसका अपना दरबार लगता था, जहां वो लोगों के झगड़े सुलझाता था, फैसले सुनाता था। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। अमीरों और जमींदारों के लिए जो मानसिंह यमराज था, वही गरीबों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं था। वो अमीरों से लूटता था और उस दौलत का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट देता था। किसी गरीब की बेटी की शादी हो या किसी किसान को बीज के लिए पैसे चाहिए हो, मानसिंह हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। यही वजह थी कि आम जनता उसे अपना रक्षक मानती थी। वो पुलिस को उसकी खबर देने के बजाय उसे छुपाती थी, उसे पनाह देती थी। मानसिंह की शख्सियत में एक अजीब सा विरोधाभास था। एक तरफ वो बेरहमी से हत्याएं करता था तो दूसरी तरफ वो बेहद धार्मिक भी था। उसने कभी किसी औरत या बच्चे पर हाथ नहीं उठाया, न ही किसी गरीब को सताया। उसके अपने उसूल थे, अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट था जिसे वो और उसका गिरोह सख्ती से मानता था। उसकी ये रॉबिन हुड वाली छवि इतनी मजबूत थी कि लोग उसे डाकू नहीं, देवता मानने लगे थे। वो सिर्फ एक बागी नहीं था, वो एक प्रतीक बन चुका था, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का प्रतीक। सरकार के लिए मानसिंह एक नासूर बन चुका था। उसे पकड़ने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। वो बीहड़ों को अपनी हथेली की तरह जानता था और जनता का समर्थन उसके साथ था। आखिरकार जब पुलिस उसे काबू नहीं कर पाई तो सेना को बुलाया गया। 1955 में एक बड़े ऑपरेशन के दौरान सेना की गोरखा रेजिमेंट ने उसे और उसके बेटे को घेर लिया। एक जबरदस्त मुठभेड़ हुई और चंबल का ये बेताज बादशाह हमेशा के लिए खामोश हो गया। लेकिन मानसिंह की कहानी उसकी मौत के साथ खत्म नहीं हुई। उसका प्रभाव लोगों के दिलों में इतना गहरा था कि उसकी मौत के बाद लोगों ने उसके नाम पर मंदिर बनवा दिया। आज भी आगरा के पास खेड़ा राठौर गांव में उसका मंदिर है, जहां लोग उसे देवता की तरह पूजते हैं। एक डाकू जिसके सिर पर हजारों का इनाम था, जिसे पकड़ने के लिए सेना बुलानी पड़ी, वो लोगों के लिए भगवान बन गया। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कौन था असली गुनहगार, मानसिंह या वो सिस्टम जिसने उसे बंदूक उठाने पर मजबूर किया। हर बागी की कहानी जुल्म से शुरू नहीं होती। कुछ कहानियां हालात की देन होती हैं। ऐसी ही एक कहानी है पान सिंह तोमर की।
ये नाम आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है, खासकर इरफान खान की शानदार फिल्म के बाद। लेकिन फिल्म से परे पान सिंह की असल जिंदगी की कहानी और भी ज्यादा दर्दनाक और सोचने पर मजबूर करने वाली है। वो पैदाइशी डाकू नहीं था, वो एक फौजी था, एक देशभक्त था, एक ऐसा एथलीट जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया था। पान सिंह तोमर भारतीय सेना में सूबेदार थे, लेकिन उनकी असली पहचान थी एक बेहतरीन धावक के रूप में। वो स्टीपल चेज के नेशनल चैंपियन थे। कहते हैं जब वो दौड़ते थे तो हवा से बातें करते थे। उन्होंने 1958 के एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनके नाम कई सालों तक नेशनल रिकॉर्ड रहा। एक ऐसा शख्स जिसने देश के लिए मेडल जीते, जिसके सीने पर तिरंगे का फख्र था, वो चंबल के बीहड़ों में बंदूक उठाने पर कैसे मजबूर हो गया। यही उसकी कहानी का सबसे दुखद पहलू है। सेना से रिटायर होने के बाद पान सिंह अपने गांव लौटे ताकि एक सुकून की जिंदगी जी सके, लेकिन गांव का माहौल वैसा नहीं था जैसा वो छोड़कर गए थे। जमीन को लेकर उनका अपने ही परिवार के लोगों से विवाद हो गया। पान सिंह ने कानून का दरवाजा खटखटाया, पुलिस के पास गए, कचहरी के चक्कर काटे, हर उस अफसर से गुहार लगाई जिससे उम्मीद थी, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। एक नेशनल चैंपियन की आवाज को सिस्टम ने अनसुना कर दिया। उसके स्वाभिमान को सबसे बड़ी चोट तब लगी जब उसके विरोधियों ने उसकी 85 साल की मां को सरेआम पीटा। एक फौजी के लिए, एक बेटे के लिए यह बर्दाश्त से बाहर था। जिस सिस्टम से उसे इंसाफ की उम्मीद थी, जब उसी सिस्टम ने उसे निराश किया तो उसने अपना इंसाफ खुद करने का फैसला किया। जिस हाथ में कभी देश का झंडा होता था, उस हाथ ने बंदूक उठा ली। उसने अपने चचेरे भाई बाबू सिंह की हत्या कर दी और खुद को बागी घोषित कर दिया। पान सिंह तोमर का बीहड़ में उतरना चंबल के इतिहास की एक अलग ही घटना थी। वो मान सिंह की तरह गरीबों का मसीहा नहीं बनना चाहता था, न ही उसका मकसद डकैती से पैसा कमाना था। वो सिर्फ बदला लेना चाहता था उन लोगों से जिन्होंने उसके और उसके परिवार के साथ अन्याय किया था। उसका गिरोह छोटा था, लेकिन उसका खौफ ज्यादा था, क्योंकि वो एक ट्रेंड फौजी था। उसे पता था कि कैसे लड़ना है, कैसे छिपना है और कैसे दुश्मन को मात देनी है। पुलिस के लिए पान सिंह एक बड़ी चुनौती बन गया। वो सिर्फ एक डाकू नहीं था, वो एक ऐसा बागी था जिसकी कहानी लोगों की जुबान पर थी। लोग उससे सहानुभूति रखते थे। आखिरकार 1981 में पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी ने उसे और उसके साथियों को घेर लिया। करीब 12 घंटे तक चली मुठभेड़ में पान सिंह तोमर मारा गया। एक नेशनल चैंपियन का अंत बीहड़ की धूल में हो गया। उसकी कहानी आज भी सवाल करती है कि क्या होता अगर सिस्टम ने एक फौजी की आवाज सुनी होती। क्या एक खिलाड़ी को बागी बनना पड़ता। तो ये थी चंबल के दो सबसे चर्चित बागियों की कहानियां। मान सिंह, जो गरीबों के लिए भगवान था और अमीरों के लिए शैतान, और पान सिंह तोमर, एक नेशनल चैंपियन एथलीट जिसे हालात ने बागी बना दिया। इन दोनों की कहानियां बिल्कुल अलग हैं, लेकिन एक बात समान है। दोनों ही उस सिस्टम की पैदाइश थे जिसने उन्हें इंसाफ देने के बजाय बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया। चंबल के इन डाकुओं की कहानियां आज भी जब सुनाई जाती हैं तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ लूट और हत्या की कहानियां नहीं हैं, ये अन्याय, बदले और स्वाभिमान की वो दास्तां हैं जो बीहड़ों की खामोशी में आज भी गूंजती हैं। चंबल की घाटियों में ऐसी न जाने कितनी ही कहानियां दफन हैं। हर बागी के पीछे एक वजह थी, एक कहानी थी जो कभी कहीं नहीं गई। कुछ ने जुल्म के खिलाफ हथियार उठाए तो कुछ ने अपने सम्मान के लिए। इन कहानियों को जानना जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि समाज में ऐसा क्या गलत हो रहा है जो एक आम इंसान को बागी बना देता है। ये कहानियां हमें आईना दिखाती हैं, हमारे समाज और हमारे सिस्टम का। अगर आप भी इतिहास के इन अनछुए पन्नों को पलटना चाहते हैं और ऐसी ही दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल टिक टाक के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अगली कहानी किसकी सुनना चाहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी की गूंज सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनसुनी दास्तां के साथ।